एक बार जरा सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ऑडियो वीडियो सब कुछ प्रॉपर है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं अच्छे से। ऑल क्लियर। चलिए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। पिछले लगभग 7-8 मिनट से मैं परेशान हूं, लेकिन ऑडियो वीडियो नहीं आ रही थी। अब सही है सब कुछ ना? चलिए, तो कल की क्लास बाधित हुई थी, मुझे लगा आज की क्लास भी नहीं हो पाएगी, लेकिन ठीक है, समय रहते सब कुछ सही हो गया। तो आगे बढ़ेंगे। जरा एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, फंडामेंटल राइट हम लोग देख रहे थे तो कहां तक हो चुका है? नहीं, अच्छे लगने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडी है, एसी चल रही है अभी, ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है, तो चेंज मैंने किया नहीं, ऊपर से ही डाल लिया शर्ट के। लास्ट आर्टिकल आपने पढ़ा है 21। अच्छा, तो रात में कौन टीम रहेगी बताइए? मुझे ही बस फंसा दिया गया है, बाकी रात में कोई नहीं है, बस कुछ लोग हैं ऑफिस बॉय वगैरह, बाकी कोई नहीं है, टेक टीम कोई टीम नहीं। साउंड नहीं आ रहा अभी भी? आ तो रहा है, सब कुछ सही तो है। आर्टिकल 21 हो चुका है, 21A नहीं हुआ है ना? अच्छा चलिए, आप लोग बताइए जरा, टाइमिंग टाइमिंग को लेकर के एक बार बात कर लेते हैं। टाइमिंग जरा बताइए, कोई टाइम खाली है, कोई शेड्यूल खाली है? अरे यार, कोई शेड्यूल खाली है? टाइमिंग टाइम जरा बता दीजिए, किस टाइम पर आपकी क्लास हो? 4 से 5, 8 से 9, 4 से 5 और 5 से 6, 7 से 8, 8 से 9, 8 बजे सुबह, 11 से 1 खाली है, 4 से 5, 8 से 9 मॉर्निंग। अच्छा, क्या 11, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ये बताइए 11 बजे से 12 बजे ये फ्री है? नहीं, सही, कुछ लोगों के लिए सही है, कुछ लोगों के लिए नहीं सही। सुबह में 11 से 12 ये टाइमिंग सही है? जरा एक बार बताइए सभी लोग। 3 से 2 से 3, फिर 3 से 4, 4 से 5। अच्छा ये बताइए, इन इन टाइम पीरियड में जरा बताइए कि 3 PM to 4 PM ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, 4 PM to 5 PM सी ऑप्शन, सुबह 11 बजे से 12 बजे दोपहर तक, ये 3 ऑप्शंस हैं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन बताइए, इस तरीके सही रहेगा ना? बी और ए, अब सी सब लोग बोलने लगे। अरे भाई, आप लोग भी कमाल के हैं, मतलब आधी रात को आप लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है। ये सही है, पोल करवा लेता हूं, उससे सही रहेगा, क्योंकि ये टाइम सही नहीं है दोस्तों, एकदम नहीं सही है। तीनों में जो मेरा मन करे,
अच्छा, सी ऑप्शन पे ज्यादा लोग किए हैं वोट, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए, सी ऑप्शन पे कई लोगों ने वोट किया है। चलिए, तो आप लोगों की क्लास जो है वो अब रहेगी दोस्तों 4 से 5, बी ऑप्शन, क्योंकि बी ऑप्शन पोल में दिख रहा है ठीक ठाक परसेंटेज है इसका। 4 से 5 आप लोगों की क्लास अब रहेगी। कल है शुक्रवार है कि शनिवार है? कल है शुक्रवार। नहीं ना, इन नहीं वाले पहले भाग जाएं, तुरंत एकदम भाग जाएं, दिखना नहीं चाहिए आप लोग। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है 4 से 5 में? जितने लोग नहीं बता रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक बार आप लोग कह रहे हैं सर आप ही बताइए टाइमिंग, फिर उसके बाद क्या ये चीज है भाई? सही नहीं है ना ये चीज। एक मत होना सीखिए पहले। नाइट 11, राजीव कुमार जी कह रहे हैं रात में 11 से 12। ये इसीलिए तो टाइम चेंज कर रहे हैं, 11 से 12 नहीं हो पा रहा भाई, न मुझसे ना आप लोगों से। सिर्फ एक दो लोगों की वजह से नहीं हो पाएगा ना, देख रहे हैं 174 लोग हैं। 5 से 6 बेस्ट था, लेकिन 5 से 6 नहीं हो पा रहा ना। मेरी क्लास है तक्षशिला बीपीएससी वाले में पढ़ाने लगा हूं मैं, उसमें लगा दिए लोग क्लास, जैसे ही जान गए उसमें क्लास मेरी लगा दी। देखिए, ये हो सकता है कि सी ऑप्शन भी हो सकता है, जो कि आप लोगों ने ज्यादातर वोट किया है। सी ऑप्शन को रख दिया जाए, 11 से 12 रख दें, 11 से 12 रख दें। सिर्फ वाई या एन में बताइए, सिर्फ वाई या एन टाइप कीजिए। वाई मतलब यस, एन मतलब नो। 11 से 12 कर दें। बहुत बढ़िया, अच्छा रिस्पांस मिला इस पर। ठीक है, अब आप लोग क्लास जो है वो होगी 11 बजे से 12 बजे तक। शनिवार से एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, कल कल तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम अब है नहीं चेंज करने का। ठीक है, तो परसों से यानी शनिवार से, शनिवार एक क्लास आपकी 5 से 6 होगी, क्योंकि एक दिन क्लास नहीं हुई थी ना, मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था। तो वो वाली क्लास होगी 5 से 6, और ये वाली क्लास हो जाएगी 11 से 12, 11 से 12 और 5 से 6। ठीक, चलिए, तो आप लोगों की क्लास जो दोस्तों, खुशखबरी है आप लोगों के लिए, 11 से 12 ये आपकी क्लास होगी। डन है आने वाले समय में। चलिए, आज स्टार्ट करते हैं ना, आज स्टार्ट करते हैं। चंद्रशेखर जी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा यार, अब क्या बताएं, एक दो लोगों के लिए मैं नहीं चेंज कर सकता हूं। साइंस चल रही 11 से 12 क्या? अभी कम से कम आपकी, मतलब मिनिमम कम से कम 7 to 8 क्लास है। स्टार्ट करते हैं, अब बहुत हो गया ये सब। चलिए, तो हम लोग थे आर्टिकल 21 पे। 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 हो गया है। अब एक संविधान संशोधन हुआ, एक संविधान संशोधन हुआ दोस्तों, कब? 86वां संविधान संशोधन, नोट करके लिखिए। 86वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2002 में। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, 21A, अनुच्छेद 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क यानी फ्री एजुकेशन तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। निःशुल्क शिक्षा, डन, ये हो गया है। जब सब हो ही गया तो फिर मैं बताने क्या आया हूं, बताइए। चलिए, अब एक आर्टिकल यहां पे आप देख सकते हैं कि आर्टिकल है 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बहुत ज्यादा नहीं देखना है। आर्टिकल 23 देखना है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी इसको लिख लीजिए,
प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार तथा बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार यानी मानव क्या है, मानव कोई वस्तु नहीं है जिसका आप व्यापार करेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे, ठीक है। और बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी मतलब अगर किसी का मन नहीं है तो आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब यह है कि भाई किसी का मन नहीं, आप काम करवा लिए, और काम करवा लिए तो मजदूरी भी नहीं दी उसको, तो इस पर टोटली जो है वो प्रोहिबिशन है, यानी कि प्रतिबंध है। 24वां जो है बालकों के लिए, स्पेशली बालकों के लिए है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, बाल श्रम पर प्रतिबंध है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। खास तौर पर हैजार्डियस वर्क यानी खतरनाक कारखानों वगैरह में काम आप नहीं कर सकते। हाँ, माता पिता कुछ कहते हैं तब उसको सुनना जरूरी है, ये संविधान में नहीं दिया गया है, आप मना कर सकते हैं लेकिन कूटे जाएंगे अच्छे से। तो माता पिता कह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये कहीं लिखा नहीं संविधान में, संविधान में लिखा है कि भाई बाल श्रम पर प्रतिबंध है, कोई खतरनाक काम आप बालकों से नहीं करवा सकते हैं, बच्चों से नहीं करवा सकते हैं, खास तौर पर जो 14 वर्ष से कम के हैं। क्लियर? चलिए 25 से 28 आप जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 25वां क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। देखिए यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, 4 वर्ड का मतलब है 25, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे नोट करेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने आर्टिकल्स हैं? 25, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। ठीक है, 25 में लिखेंगे सभी लोग कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, अंतःकरण जो आपको मन कहता है, अंतःकरण, और धर्म, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की, बिना किसी बाधा के अबाध रूप से मानने, प्रचार आदि करने की स्वतंत्रता, आदि की स्वतंत्रता, फ्रीडम मिला है आपको, ये अधिकार है आपका। कोई भी धर्म आप मान सकते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब आपको भगवत गीता कराना, उसका बढ़िया व्यवस्था कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में मलमास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, आप खूब व्यवस्था कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। प्रबंधन करना, मैनेज करना। 27 क्या कहता है दोस्तों? 27 कहता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, यानी किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए या प्रचार करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए
करों से स्वतंत्रता, करों टैक्स आप नहीं देंगे, से स्वतंत्रता। किसी धर्म विशेष के लिए अगर कोई टैक्स लगता है तो आप उस टैक्स को पे नहीं करेंगे, ये आपका अधिकार है। अगर कोई कहता भैया धर्म से रिलेटेड है तो ये टैक्स है, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती कि राम मंदिर बन रहा है सबको टैक्स देना है राम मंदिर के लिए, नहीं, क्योंकि आपको फ्रीडम है, ये आपका राइट है। हाँ, लेकिन फीस वगैरह लग सकती है, फीस, जैसे नवरात्रि का हुआ आयोजन, आ गए लोग पर्ची काटने के, अरे भाई ठीक है दे दीजिए, कुछ पर्ची काट दे रहे हैं आपका 250 रुपए का, तो वो अलग विषय है। या कि कुंभ मेला हो रहा है, अब कुंभ मेले के लिए गवर्नमेंट जो है एक फीस निर्धारित कर सकती है आपके सिक्योरिटी के लिए कि एक 10 रुपए 15 रुपए का फीस है, एंट्री फीस है, वो हो सकता है, चंदा हो सकता है, लेकिन टैक्स नहीं हो सकता। आर्टिकल 27 नोट करेंगे, तीन साहब नोट कीजिए तीनों। अब देखिए अब क्या कह रहा है आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कह रहा है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, यानी अगर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक क्रियाकलापों खास तौर पर अगर कोई भाषण वगैरह हो रहा है धार्मिक धर्म संबंधित, तो आप उसमें जाए या न जाएं। धार्मिक क्रियाकलापों में उपस्थिति से स्वतंत्रता, समझ गए? मतलब कि कहीं कोई प्रवचन हो रहा है तो प्रवचन में आपका अधिकार है कि आप जाएं, उसको अटेंड करें या ना करें, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं कर सकता भाई चलो अटेंड करो उसको, ठीक है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें। तो ये रहा दोस्तों, अब 29 आर्टिकल 21 चलेंगे, सॉरी आर्टिकल 21, इसमें 21 तो है नहीं, आगे चलेंगे। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यक वर्गों के, लिख लेंगे यहां पे, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, के हितों का संरक्षण। अगर कोई अल्पसंख्यक है किसी भी समाज में तो उसका पूरा संरक्षण होगा, ये नहीं कि उसको मारपीट के भगा दें या उसको धर्मांतरण कर दें कि तुम भैया अलग धर्म से कैसे हो, हमारे धर्म में आ जाओ, ठीक है? तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो गया। आर्टिकल 30 में कह रहा है राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी इसे मदरसा वगैरह है। अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थानों का प्रशासन कर सकते हैं, उन्हें चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मदरसे वगैरह नहीं चलते मदरसे, क्लियर? तो नोट कर लेंगे आर्टिकल 30। अब चूंकि 31 मैंने पहले लिखवा दिया कि अनुच्छेद 31 था पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का संरक्षण, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया, इसलिए अब सीधा हम कूदेंगे किस पर? आर्टिकल 32 पर, फाइनल आर्टिकल। 29 को दोबारा बताना है। 29 में यह कह रहा है कि भाई अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि अगर कोई अल्पसंख्यक, मान लीजिए है एक बहुसंख्यक है, दो चार लोग अल्पसंख्यक हैं, मान लीजिए बहुत सारे 30-35 घर हिंदू हैं, एक दो घर मुस्लिम हैं, तो अब ये नहीं कि मुस्लिम ईद नहीं मनाएगा, मुस्लिम नमाज नहीं अदा करेगा, उसका जितना भी हित होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो कर सकता है, उसका राइट है, आप उसको मना नहीं करने जाएंगे, ठीक? और आर्टिकल 30 कह रहा है कि भाई अगर किसी भी अल्पसंख्यक को अपने धर्म से संबंधित या कि कोई इंस्टीट्यूट चलाना है उसको, एजुकेशनल जैसे मदरसा, तो वो चला सकता है, उसका प्रशासन कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, सब कुछ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्लियर? चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल 32 पे, जिसको बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो ये क्या कहता है? राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 5 रिट्स, यानी अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, 5 रिट्स।
देखिए अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये क्या चीज है उपचारों का अधिकार? इसका मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हुआ है, अगर आपके अधिकार का हनन हुआ है, तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? 5 प्रकार के रिटों के माध्यम से आपको रेमेडी उपलब्ध करवाएगा, उपचार देगा आपको। क्लियर? देखिए अब यहीं पर लिख लीजिए, इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी, संविधान की आत्मा कहा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा इसको। क्लियर? अब वो 5 प्रकार की दोस्तों रिटे कौन कौन सी, इसको नोट कर लीजिए। 5 प्रकार के रिटों को हम देखेंगे। चलिए ये देखिए, पहला हैबियस कार्पस, नोट करिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है टू डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। अगर आपने किसी को मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी को आपने क्या किया? डिटेन किया है, यानी बंदी बनाया है, तो तुरंत उसको रिलीज कीजिए। क्लियर? हाँ, ये सुओ मोटो का रिट से है भाई, संबंध है। जैसे मान लीजिए कि आप गए कि मेरे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, तब तो ठीक है। और मान लीजिए कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, आप गए भी नहीं, कोई बताया भी नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, आपके उसका हनन हुआ है, तो रिट जारी करेगा, उसी को सुओ मोटो बोलते हैं। खैर, हैबियस कार्पस में क्या कहता है कि भाई तुरंत रिलीज कीजिए उसको। अगर आपने किसी को भी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है तो उसको रिलीज कीजिए, उसको रिलीज कीजिए। पहला हैबियस कार्पस। दूसरा मैंडमस। मैंडमस में क्या कहता है? टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी, परमादेश। मैंडमस मतलब परमादेश, नोट कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। इसमें क्या कहता है? इसमें न्यायालय कहता है भैया अगर आप कोई कर्मचारी हैं तो अपनी ड्यूटी अच्छे से कीजिए, घूस घूस मत लीजिए, किसी को आप धमकाइए मत, अगर आप एसपी हो गए हैं तो, ठीक है? ये है। तीसरा है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो में क्या कहता है? टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वैकेट एन ऑफिस अज्यूम्ड अनरॉन्गफुली, अधिकार परीक्षा। क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा, इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसका मतलब है कि भैया अगर कोई कर्मचारी है जो घूस दे करके बन गया है कर्मचारी, तो तुरंत उसको कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, तुरंत वैकेट कीजिए, अपनी पोस्ट खाली करो। कैसे आप बन गए अधिकारी? घूस दे करके, खाली कीजिए तुरंत पोस्ट, भागिए यहां से। ठीक है? तो अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आपने कर लिया है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन का हिंदी बोलते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध, प्रतिषेध में क्या बोला गया? टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस, यानी अपने लोअर कोर्ट को, अगर कोई मान लीजिए ऐसा मुद्दा है जो संविधान से संबंधित है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को बोलता है कि भाई ऐसा है, तुम ये केस नहीं ले सकते, तुम इस केस पर सुनवाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये संवैधानिक है, दो हमको, हम करेंगे। क्लियर? किसको? लोअर कोर्ट को। प्रतिषेध है कि आप इस पर, इसका प्रोसीडिंग नहीं कर सकते इस केस का। यस, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर देते हैं नीलराज, वेरी गुड। अगला सर्सियोररी, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसको बोलते हैं हिंदी में, उत्प्रेषण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द पावर ऑफ द हायर कोर्ट
to remove a proceeding from a lower court and bring it before itself। यानी वही सेम चीज है, सेम चीज है, लेकिन यहां पे अगर कोई केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है, तो मना कर देता है कि इस केस को मत चलाइए आप, हमारे अधिकार में है, ये संवैधानिक है। और अगर किसी चीज पर कोई चल चुका है, प्रोसीडिंग हो चुकी है, कोई निर्णय सुना चुका है लोअर कोर्ट, तो उसको कहता है तुम निर्णय मत सुनाओ, हमको दो, हम सुनाएंगे। उत्प्रेषण, और इसी उत्प्रेषण को बोला जाता है, नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, पोस्टमार्टम की संज्ञा इसको दी गई है। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, उत्प्रेषण रिट को ही पोस्टमार्टम की संज्ञा भी दी गई। नोट करिए, उत्प्रेषण को ही क्या बोला गया है? पोस्टमार्टम बोला गया है। क्लियर? कर लिया नोट? लास्ट वाला रिपीट प्लीज। लास्ट वाला उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण को ही पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। मतलब कि अगर कोई केस हो चुका है किसी लोअर कोर्ट ने, जो कि उसका अधिकार नहीं था क्योंकि संवैधानिक मुद्दा था, अब उसने अपना पूरा सुनवाई कर दिया है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने पास उस केस को मंगाता है और फिर से उसकी सुनवाई करता है, क्योंकि इसको रद्द कर देता है कि इसका अधिकार ही नहीं था लोअर कोर्ट का करने का। इसीलिए पोस्टमार्टम, कोई व्यक्ति मर गया है लेकिन उसको चीर फाड़ के फिर सही देखना है क्या कमी है, ठीक, इसीलिए इसको पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई। चलिए, तो इस तरीके से ये जो है आपका यहां पर खत्म होता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट खत्म। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर आगे स्टार्ट करें डीपीएसपी। अरे कैसे नहीं जा सकते, वकील होते हैं ना। देखिए जैसे हम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मिलना है ईश्वर से, तो ईश्वर से मिलना, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, यज्ञ के माध्यम से मिलते थे, यज्ञ करते थे। या वर्तमान से मिलना है तो हम पुरोहित के पास जाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, मीडिएटर के पास जाते हैं, मतलब मीडिएटर। वैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाना है तो आप मीडिएटर का मतलब वकील लेके जाइए। किसको लेके जाएंगे? वकील को। क्लियर है? अभी बताइए आगे मैं पढ़ाऊं या कल? डीपीएसपी आज शुरू कर दिया जाए या कल शुरू करें? प्रोहिबिशन रिपीट कीजिए। प्रोहिबिशन का मतलब है अगर कोई केस चल रहा है और उत्प्रेषण में चल चुका है, दोनों में अंतर है ना, चल रहा है, चल चुका है। अभी बहुत टाइम है सर, स्टार्ट करें फिर? चलिए स्टार्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम क्या, लेकिन एक जो है वहां पे समस्या मुझे ये है, एक सेकंड। अब स्टार्ट करेंगे हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐतिहासिक पक्षों को भी हम देख लेंगे डीपीएसपी स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? जैसे नोट करेंगे फटाफट तेजी के साथ, देखिए, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। संविधान के किस भाग में है? संविधान के पार्ट 4 में, भाग 4 का, ठीक, अनुच्छेद आर्टिकल 36 to 51, 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, ठीक। अब देखिए नेचर इसका क्या है, प्रकृति क्या है इसकी, प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है इसका? नेचर है गैरवाद योग्य, नॉन जस्टिसेबल,
नॉन जस्टिसेबल, अभी मैं बता दूंगा नॉन जस्टिसेबल क्या होता है। 18 के पहले समाप्त कर देंगे जी, ठीक है। गैर वाद योग्य है और सकारात्मक आदेश है, पॉजिटिव ऑर्डर है, सकारात्मक आदेश, पॉजिटिव ऑर्डर है किसको, राज्य या सरकार को, स्टेट और गवर्नमेंट। नोट करेंगे। डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी संविधान के भाग 4 का में है, अनुच्छेद 36-51 में है। अगर इसकी प्रकृति यानी नेचर को देखें तो ये गैरवाद योग्य है। गैरवाद योग्य मतलब कि आप इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, कोई भी कोर्ट नहीं जा सकते ना, कि भैया डीपीएसपी में सर इस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है, हमको चाहिए, हमको क्या है, हमको चाहिए, तो डांट के वो भगा देगा कोर्ट आपको। क्यों, क्योंकि भैया वो गैरवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है ना। क्लियर। राज्यों को दिया गया एक निर्देश है। निर्देश कैसा है कि भैया अगर आप कोई आदेश, सकारात्मक आदेश का मतलब समझ लीजिए कि अगर आप कोई कानून बनाइए, कोई नीति बनाइए, कोई पॉलिसी बनाइए, तो आप इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए बनाइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो पाए, पब्लिक वेलफेयर की स्थापना हो पाए। तो इसका लिख लीजिए उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और कुछ छूट रहा है इसमें, कुछ और बता सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य की। हाँ, एक चीज और है जो कि ये है कि भाई कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यही ना, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नोट कर लेंगे। अब देखिए पूरा फ्लो चार्ट बन गया है। जैसे इस फ्लो चार्ट को आप देखेंगे एक ही बार में सारा डीपीएसपी आपको खलास कर देंगे आप एक ही बार में। क्लियर। यस, आर्टिकल 36 में स्टेट डेफिनेशन है जैसे कि आर्टिकल 12 में था। चलिए तो अब हम इसको देखेंगे एक एक करके, एक एक करके। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए अब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आया कहां से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किसी कमेटी के रिकमेंडेशन से, कैसे क्या हुआ, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, देखिए द सप्रू कमिटी इन 1945 सजेस्टेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, यानी 1945 में तेज बहादुर सप्रू एक समिति थी, समिति बनी, उसने रिकमेंड किया, सिफारिश किया कि 2 प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार होने चाहिए, 2 प्रकार के, एक जस्टिसेबल, एक नॉन जस्टिसेबल। यहां पे लिखा है वन बीइंग जस्टिसेबल एंड अदर बीइंग नॉन जस्टिसेबल। एक वाद योग्य होना चाहिए, दूसरा गैर वाद योग्य होना चाहिए। तो द जस्टिसेबल राइट्स एज वी नो आर द फंडामेंटल राइट्स, whereas the non-justiciable one are the directive principle of state policy. सर डीपीएसपी में भाग 4 में है या 4A में है? भाग 4 में है। 4A में क्यों होगा? 4A में है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 का में फंडामेंटल, यहाँ 4 का लिखवाया था क्या मैंने? बहुत बढ़िया, आप लोग याद भी नहीं दिलाते। देखिए भाग 4 का, तो अभी सब गड़बड़ हो जाता है, सब लोप हो जाता है ना। भाग 4 में है डीपीएसपी भाई, भाग 4 का में नहीं है। भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कि बाद में जोड़ा गया। अब जितना भी सब टाइटल होता है जैसे का, ग, ख, ए बी सी डी, ये जोड़ा गया तो वो किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है ना। भाग 4 में है, भाग 4 में है। इसको यहां सही कर लेंगे, भाग 4 का लिख दिया था मैंने गलती से, तो इसको सही कर लीजिए। चलिए तो यानी नोट करके लिखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कि तेज बहादुर सप्रू समिति 1945 के लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए, इंग्लिश वाले तो यहां देख के लिख लेंगे, बोल रहा हूं मैं, लिखिए उसको, हिंदी वाले लिखेंगे तेज बहादुर सप्रू समिति, लिखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, यहां पे लिखना है
तेज बहादुर सप्रू समिति 1945 ब्रैकेट में 1945 के सिफारिश पर आर्टिकल को याद कैसे करेंगे? अरे इतना प्रैक्टिस कर लेंगे आर्टिकल याद हो जाएगा। सारा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, पहली चीज सारा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं बस। तो भैया क्या हुआ कि तेज बहादुर सप्रू समिति 1945 की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4 का में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को स्थान मिला। बस हो गया। और इंग्लिश में पूरी ये गाथा कि उन्होंने कहा कि एक भैया जस्टिसेबल होना चाहिए जैसे कि फंडामेंटल राइट, एक नॉन जस्टिसेबल होना चाहिए जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाँ एमसीक्यूज करवा दूंगा, डोंट वरी। और आप लोग ना जरा फ्री होकर के आया करिए 8 वाली क्लास में, 8 बजे वाली क्लास जो होती है, 2 बजे जो क्लास होती है उसमें, 1 बजे जो क्लास होती है उसमें। तेज बहादुर सप्रू समिति ब्रैकेट में 1945 की सिफारिशों पर इसे यानी डीपीएसपी को भाग 4 के तहत संविधान में रखा गया। सप्रू समिति यानी तेज बहादुर सप्रू समिति ब्रैकेट में 1945 की सिफारिशों के आधार पर डीपीएसपी को भाग 4 के तहत संविधान में रखा गया। दोनों बार अलग अलग बोल दिए, तो और क्या लगता है आपको कि एक ही बोलूंगा क्या? अरे शब्द इधर उधर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, भावना एक ही है, शब्द अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे थोड़ी याद है कि पहली बार में क्या बोला मैंने। ठीक, तो देखिए पहले वाईटी क्लास मेरी आई है, वाईटी का पहली क्लास होती है दोपहर के 1 बजे 1 PM इकोनॉमिक्स और बीपीएससी। दूसरी क्लास होती है 2 PM पर जीके जीएस, होल जीके जीएस पे बात करते हैं। और तीसरी क्लास होती है रात 8 बजे, 3 सब्जेक्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड ईवीएस। अब तो ज्योग्राफी और पॉलिटी 2 ही सब्जेक्ट कराता हूं इसमें, लेकिन दोपहर वाली क्लास में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट लेके चलता हूं, आया करिए। हाँ सुषमा आप आती हैं, बहुत बढ़िया। चलिए हो गया। अब देखिए यहां पे दिया है कि नहीं? हाँ दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी जो है, उसको हम जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको 3 विचारधाराओं में हम सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, 3 विचारधाराओं में बांट लेते हैं। पहला सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, समाजवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा। इसको आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए डीपीएसपी यहां लिख लीजिए अनुच्छेद 36 से 51 3 विचारधाराओं में इसको डिवाइड कर दिया गया है। समाजवादी विचारधारा, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दूसरा उदारवादी विचारधारा, लिबरल प्रिंसिपल, और तीसरा गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन प्रिंसिपल। जितने भी अनुच्छेद थे ना उनको 3 कैटेगरी में, 3 विचारधाराओं में हमने डिवाइड कर दिया, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा। समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी विचारधारा में इसको हमने बांट करके देखा। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलिए। यही सेम चीज यहां पे लिखा है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। नर्म दल, गरम दल, ये सब क्या चेक कर रहे हैं? क्यों नहीं पास हो जाएगा? क्यों नहीं पास कर पाइएगा? क्यों नहीं पास होगा भाई? क्यों नहीं होगा? गांधीवादी विचारधारा और उदारवादी विचारधारा, 3 विचारधाराओं में हम इसको
अलग कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। अच्छा हाँ, एक मिनट, अभी देखिए क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन हुआ, अभी हम इसको बाद में देखेंगे, या संविधान संशोधन को बाद में देख लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे कि कौन संविधान संशोधन हुआ, कौन कौन से आर्टिकल, ये 3 आर्टिकल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, आगे चलेंगे। ये क्या है, हाँ, अब पहला आ गया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, डीपीएसपी, यानी समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कुछ आर्टिकल, 2-3 आर्टिकल को नोट कर लेना है बस, समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत। जैसे आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39, आज रहने दीजिए सर, दग गए, हो गया इतने में ही, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिपनाइंड आ रहा, क्या कहना चाह रहे हैं रिपनाइंड मतलब क्या होता है चलिए कंटिन्यू कंटिन्यू करें, रिपनाइंड आ रहा है, लिखवाइए सर, नींद आ रही है, नेक्स्ट सिलेबस पीछे है। तो देखिए लिख लीजिए, एक समाजवादी वाला लिख लीजिए, जिससे, हालांकि कल तो खत्म ही कर दूंगा डीपीएसपी, चलिए जाने दीजिए, हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को नींद आ रही है तो ये अच्छी चीज नहीं है ना, सबको हम साथ में लेके चलेंगे, कल हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कल ही मैं कोशिश करूंगा टाइम थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, कल ही 4 से 5, 5 से 6, क्योंकि 8 से 9 आपकी क्लास तो मेरी भी होती है, 9 से 10 भी आप बिजी हैं, चंदन सर की क्लास होती है, नहीं तो सिर्फ करवा देता मैं। चलिए हाँ, टाइम टाइम बहुत कम है, कोई बात नहीं प्रदीप जी, हो जाएगा यार, अभी कई लोगों को नींद आ रही है, नींद में संभल भी नहीं आएंगे, समझ नहीं आएगा ना, चलिए कोई नहीं, नींद आ रही है तो आप लोग सोइए, मेरी भी आंखें अब जलने लगी हैं, तो इसको मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वैसे भी आप, आज आप लोगों ने बहुत देख लिया भाई, इतना मुझे आशा थी नहीं कि आप लोग कर पाएंगे। उड़ गया क्या सब, चलिए सर आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है? नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जितेंद्र सर पढ़ाएंगे आपको, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना है मुझसे अच्छे से बिल्कुल जीरो से, तो बीपीएससी में पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं बीपीएससी, 69वीं बीपीएससी की ना। हैंगआउट दे दे रहा हूँ, सभी लोग ले लेंगे हैंगआउट, तो जिनका जो छूटा हुआ पार्ट है उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे पीडीएफ से। कल 10 बजे खाली है एक्स्ट्रा, कल आपको 4 से 5 कर दें क्या? कल 4 से 5 भी हो जाएगी क्लास, उनसे बोलिए फिर भाई तेज करें, कैसे आधी नहीं हुई अभी तक, आप लोग बोलिए उनसे थोड़ा तेज पढ़ाएं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाएं बस, गाथा पूरा जान के हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन करना है ना केवल हमको, ये अपना कल 4 से 5 कर देते हैं ना, 4 से 5 कल, 4 PM to 5 PM आपकी क्लास कल कर देते हैं।
हाँ मैं समझ सकता हूँ, आप लोग भाई समय कम है, स्ट्रगल कर रहे हैं। गुस्सा हो जाए तो उन पे थोड़ा 2-4 बाल्टी पानी डाल दिया करिए, गुस्सा शांत हो जाए, वो भी तो रात में पढ़ाते हैं। तो अगर बहुत गुस्सा हो 2-4 बाल्टी पानी डाल दीजिए, नहीं आप लोग कह दीजिएगा मैं ही डाल दूंगा यहाँ ऑफिस में, और क्या। कल 4 से 5 ठीक है, कल आप लोग क्लास 4 से 5 कर देते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम पे 11 से 12 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 11 से 12 पढ़ा देंगे मॉर्निंग में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाइए अब अच्छे से, बिल्कुल सुबह पढ़िएगा, ठीक। और हाँ, रेटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेटिंग गड़बड़ मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।